आज हमारा लेक्चर होगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और ये किस तरह के राइट्स देता है और किस तरह के चेक एंड बैलेंस सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा, 4 जुलाई को 1776 में थॉमस जेफरसन ने जो है ना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पब्लिश किया। उसके बाद जब तक ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलती रही तो ये एक सिस्टम था जिसको आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन कहते हैं, ये यूज़ होता रहा। मगर जब इंडिपेंडेंस हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये एक बड़ा ही वीक सा सिस्टम था। इसमें कोई किस्म की टैक्सेशन के बारे में नहीं पता था, ह्यूमन राइट्स के बारे में ये नहीं डिफाइन करता था, स्टेट गवर्नेंस नहीं बताता था, और जो स्टेट और सेंटर्स की पावर किस तरह डिफाइन करनी है वो भी नहीं बताता था। तो फिर क्या हुआ कि जेम्स मेडिसन एक थे, ये वो थे, अमेरिकन लीडर थे। तो इन्होंने जो है ना प्रपोज किया, लिखा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इन सब जो स्टेट्स के डेलीगेट्स थे ये इन्होंने मीटिंग की और आइडिया यही था कि जो है इस आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को जो है ये मॉडिफाई करेंगे, इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे। बट वो इतना वीक था कि उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं थी। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि नहीं, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो जेम्स मेडिसन ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसको प्रपोज किया, और जो आखिरकार इन्फोर्स हुआ मार्च 7 1789 में। तो इसकी क्वालिटीज़ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई ना, तो एक प्रॉब्लम था। इसमें दो प्लान्स इंट्रोड्यूस किए गए। एक न्यू जर्सी प्लान था। न्यू जर्सी प्लान ये कहता था कि जो नंबर ऑफ डेलीगेट्स होंगे फेडरल गवर्नमेंट में, वो हर स्टेट से एक बंदा होगा। और सेकंड प्लान था वर्जीनिया प्लान। तो वर्जीनिया प्लान कहता था कि जो है नहीं, ये पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए स्टेट्स पे, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना उसके उतने ज़्यादा डेलीगेट्स होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर पॉपुलेशन बेस्ड होनी चाहिए तो स्मॉल स्टेट्स वीक हो जाएंगी, और अगर सेम नंबर पे भेजे तो जो लार्जली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं वो वीक हो जाएंगी। तो फिर एक डेलीगेट थे जिनका नाम था रॉजर शर्मन, उनका नाम था, वो था कनेक्टिकट से। तो उसने प्रपोज किया कि क्यों ना इन दोनों को ही अडॉप्ट कर दिया जाए। तो इसको इसकी वजह से जो है ना वो हुआ कि दो हाउसेस बने, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक हो गया, और एक सेनेट बना। अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का ये था कि ये जो थे पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ना, सॉरी, द नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो होंगे ये पॉपुलेशन पे बेस्ड करेंगे। और सेनेट का क्या था कि हर स्टेट से दो सेनेटर्स इलेक्ट होंगे, ठीक हो गया। इसे ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं या कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ भी कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जिसका है ना वो इस तरह के, वो जो सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनको पावर देता है, ठीक हो गया। उनको पावर देता है और वो कहता है वही अल्टीमेट पावर है, वही सॉवरन है, सिटीजन्स ही सॉवरन हैं, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि हर एक की के पास एक लिबर्टी होनी चाहिए। इसमें जो पहला सेंटेंस आता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से जो इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है और आगे ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह ऑर्डेन होता है। एंड ये इस तरह ऑर्डेन होता है कि जैसे ये लोग ही, जो सिटीजन्स ही हैं, यही एक कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये इन्हीं को जो सिटीजन्स हैं उन्हीं को ही सॉवरन सॉवरन कंसिडर करता है और अल्टीमेट पावर कंसिडर करता है। तो दूसरा इसका फीचर ये है कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर 7 आर्टिकल्स हैं। और इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होते थे, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होता था, और ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ब्रिटिश का सुप्रीम लॉ नहीं होता था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। और इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1, ठीक हो गया, ये सबसे लंबा है और वो अमेंड नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, ठीक हो गया। तो ये इसकी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। दूसरी क्वालिटी ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन की कि बहुत ब्रीफ है, ठीक है। इसके ये सिर्फ 4000 वर्ड्स का है, और अगर इसमें हम अमेंडमेंट्स मिलाएं तो ये अमेंडमेंट्स के साथ 6000 वर्ड्स का बन जाता है। इसमें 7 आर्टिकल्स में अब तक सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं।
तो ये इसलिए शॉर्ट किया गया, ब्रीफ बनाया गया, ताकि इसमें कोई कंट्रोवर्सीज ना हो और अननेसेसरीली जो लैंग्वेज है, जो रिटन पार्ट्स हैं, वो कोई फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसलिए इसको बहुत ही ब्रीफ बनाया गया। अगला इसका फीचर ये है कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ठीक हो गया, सुप्रीम लॉ ऑफ यूएसए है। तो इसके ऊपर कोई लॉ भी इसके अगर इसके खिलाफ है कोई लॉ, इसके साथ मैच नहीं करता, तो वो नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा। जो आपकी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, ठीक है। अगली क्वालिटी ये है कि ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से है ताकि इसमें अंदर जो अगर हम आप देखते हैं कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम्स जो आ जाती हैं, तो क्योंकि वो इतनी रिजिडिटी नहीं है, तो हर एक बंदा अपनी ही, हर एक जो गवर्नमेंट्स हैं या कोई जो इलेक्टिव्स हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर चेंजेस ला रहे होते हैं और इजीली उसको अमेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 1973 से लेकर अब तक कितनी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और आगे भी आ रही हैं। हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन हमारे चेंज हुए, और उसमें भी अभी तीसरे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने कितनी अमेंडमेंट्स कर ली हैं, ठीक हो गया। तो इसी वजह से इन्होंने एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करने के लिए जो है ना, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस से, ठीक है। या तो ये चाहिए, या तो लेजिस्लेचर्स की एप्लीकेशन चाहिए, वो भी 2/3 है। तो इससे तो ये खाली प्रपोज होगा। अब रेटिफिकेशन के लिए 3/4 चाहिए लेजिस्लेचर्स की, स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स की, या एक कन्वेंशन होनी चाहिए स्टेट्स की, वो भी 3/4 स्टेट्स की कन्वेंशन होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये इतनी आसानी से नहीं, प्रपोज भी इतनी आसानी से नहीं होता, अमेंड भी अपनी इतनी आसानी से नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देता है। जिस तरह इसमें जो स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डू ऑर्डेन एंड एस्टैब्लिश दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि ये इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका रिटन फॉर्म इस तरह है कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एक सिटीजन ने दिया है, ठीक हो गया, कंट्री के किसी लेजिस्लेटर, किसी अपने पॉलिटिकल लीडर ने नहीं प्रपोज किया, ये एक सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगली क्वालिटी इसमें यह आती है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो इसमें 2 हाउसेस हैं। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 435 मेंबर्स हैं, जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज वोट से सेलेक्ट होते हैं हर स्टेट से, ठीक हो गया। तो जो ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जिन स्टेट्स की, उनको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, ठीक हो गया। उसी तरह दूसरा इसमें है कि इसमें सेनेट होता है। सेनेट में ये होता है कि हर स्टेट से 2 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 2 सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं। तो टोटल 50 स्टेट्स हैं, तो 100 सेनेटर्स इलेक्ट हुए। इसके बाद जो दूसरी है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हर एक जो गवर्नमेंट का पिलर है, ठीक हो गया, उसको एक अलग डिफरेंट पावर देता है। हर एक इंस्टीट्यूट को एक अलग अलग पावर देता है, हर एक की सेपरेट पावर्स हैं। जैसे कांग्रेस जो होती है वो लॉज बनाती है, लॉज प्रपोज करती है। प्रेसिडेंट का काम है कि वो लॉज इन्फोर्स करे, एग्जीक्यूट करे और एडमिनिस्टर करे। जुडिशियल पावर्स ये हैं कि वो उन लॉज को चेक करे, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू दे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है, मैच करते हैं तो ठीक है, वो अगर नहीं तो फिर उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे। सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम है, ठीक हो गया। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम ये है कि एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को चेक कर सकती है, एक पिलर दूसरे पिलर्स को चेक कर सकती है। जैसे प्रेसिडेंट जो है ना, एक बिल जो कांग्रेस ने पास किया है उसको वीटो कर सकती है, ठीक हो गया। बट कांग्रेस जो है ना, उस लेजिस्लेशन को पास कर कांग्रेस जो है ना, एक लेजिस्लेशन पास कर सकती है उस वीटो के ऊपर, बट उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ठीक हो गया। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट कर सके, बट जजेस को अपॉइंट तभी कर सकेगा जब सेनेट की अप्रूवल होगी। तो प्रेसिडेंट भी एक सुपर अल्टीमेट पावर नहीं है, ठीक हो गया, उसको कोई सेनेट की सपोर्ट चाहिए जजेस को अपॉइंट करने के लिए, ठीक हो गया। अब जो लॉस बनते हैं, ठीक है, एक लॉ या बिल पास किया गया है कांग्रेस से और उसको अप्रूव भी कर दिया है प्रेसिडेंट ने, तो उसके ऊपर जो होगा जुडिशियल रिव्यू होगा, जो पावर होगी जजेस के पास, ठीक हो गया। तो वो जो भी लॉ होता है या कोई एक्शन होता है प्रेसिडेंट या कांग्रेस ने जो लिया है, ठीक है,
जो कांग्रेस ने कोई लॉ पास किया है और प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन लिया है तो उसके ऊपर वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक हो गया। तो ये एक तीनों ब्रांचेस, तीनों पिलर्स का एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम बना हुआ है। अभी जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको पहले भी तो बताया, अभी फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू इस तरह है कि जितने भी लॉज कांग्रेस ने प्रपोज किए हैं या पास हो गए हैं या कोई एक्शन प्रेसिडेंट ने लिया है तो उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर वो नल एंड वाइड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और ये लॉ स्टेट्स के लॉज को भी आते हैं। ठीक है, अमेरिका में स्टेट्स के लॉज, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट लॉज हैं, तो वो उनको भी चेक करती है कि कोई स्टेट का ऐसा तो कोई लॉ नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। दूसरा ये है कि इसमें फेडरल सिस्टम है। ठीक हो गया। इसमें फेडरल सिस्टम में क्या है कि कुछ पावर्स हैं वो डिवाइड की गई हैं फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट्स में। अब फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ 18 मैटर्स को देखता है, जिसमें सिक्योरिटी भी आती है, फॉरेन पॉलिसी भी आती है और बाकी इकोनॉमी भी आती है। ठीक है, तो इन मैटर्स को देखता है और ह्यूमन राइट्स को भी देखता है। बट इसके अलावा जो है बाकी जितने भी मैटर्स हैं वो इंटरनल मैटर्स वो स्टेट्स अपने खुद ही एड्रेस करती है, खुद ही हैंडल करती है। अगला इसमें जो फीचर ये है, इसके अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो आर्टिकल 2 जो है ना, इसमें प्रोवाइड करता है पावर्स की, इलेक्शंस की, और जो मैटर्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट वो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 2। प्रेसिडेंट 4 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है और वो कांग्रेस के लिए आंसरेबल नहीं है, और साथ में ये भी है कि वो कांग्रेस को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में काफ़ी अरसा ये रहा था कि जो प्रेसिडेंट है वो असेंबली और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता था, बट यहाँ पे अमेरिका में ये चीज़ नहीं है कि वो नहीं डिसॉल्व कर सकता। अगला रिपब्लिकनिज्म है। रिपब्लिकनिज्म वही जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बताया कि सारी पावर सिटीजन्स के पास है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितनी भी अथॉरिटी है वो पीपल से डिराइव करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, और इसको कोई भी सेंटर और स्टेट कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता। बिल ऑफ राइट्स एक चीज़ है, ये जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, इनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। तो बिल ऑफ राइट्स जो होते हैं ये राइट्स ऑफ बंदे की प्रॉपर्टी, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, रिलीजन और असेंबली, इन चीज़ों को वो डिफाइन करता है। ठीक हो, ये चीज़ देता है। ये शुरू में ही प्रपोज हो गए थे, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो थी, ये बिल ऑफ राइट्स थी। इसमें भी जो मैंने आपको ब्लैक्स का बताया था पहले पिछले लेक्चर्स में, तो इनमें भी ब्लैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था उस टाइम। ब्लैक्स फ्रीडम के बारे में कुछ नहीं, स्लेवरी के बारे में कुछ नहीं, इवन वुमेन को भी इतने राइट्स इसमें नहीं दिए गए। एक है इसमें सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स, जो बड़ा ही क्रिटिसाइज कर सकता है, क्रिटिसाइज होता है। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि जो पब्लिक ऑफिस होते हैं वो प्रेसिडेंट खुद जो है ना अपॉइंट करता है। अब इसमें ये क्या होता है कि ऑफिस बियरर्स जो होते हैं तो वो जो अपोजिशन पार्टी से हों तो उनको भी वो करते डिसमिस कर सकता है, और कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट्स में फ्रेश अपॉइंटमेंट्स में कर सकता है। और दूसरा ये कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये सिविल सर्वेंट होते हैं तो जब ये प्रेसिडेंट को अपॉइंट इन्हें कर लेता है, तो जब अपॉइंट कर लेता है और अगर ये प्रेसिडेंट अपोजिशन पार्टी से है तो ये यही करेगा कि जो है ना अपने ही बंदे अपॉइंट करेगा। तो इसको एक सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स कहते हैं, और ये काफ़ी क्रिटिसाइज भी होता है कि ये एक नेपोटिज्म को फेवर करता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा